नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल के दौरान छठवीं बार देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जिसमें सर्दी, जुकाम और बुखार होता है और ऐसे में कोरोना के मामले बढ़ने के पूरा अंदेशा है। ऐसे में आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि अपना ध्यान रखें। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि जब से अनलॉक शुरू हुआ है, लोगों में देखने को मिल रहा है कि एक प्रकार से लापरवाही बढ़ गई है। पहले तो हम बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना चिंता का कारण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ लोगों को 3 महीने का राशन मुफ्त दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो दाल भी दी गई। एक तरह से अगर देखा जाए तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपीय यूनियन की आबादी से 2 गुने से भी ज्यादा लोगों को सरकार ने मुफ्त अनाज दिया। और इसी जनसंख्या के अनुपात की अगर हम बात करें तो इसी अनुपात में कोरोना महामारी की जो भयावहता है उसमें भारत काफी पीछे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाए, असावधानियां बरतने लगे। अनलॉक आपके सुविधा के लिए ही लगाया गया है, क्योंकि हर किसी की आर्थिक स्थिति इस लॉकडाउन के चलते थोड़ी बहुत खराब हुई थी और इसी को सुधारने के लिए न सिर्फ हर एक आम आदमी की बल्कि राज्यों की और देश की भी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अनलॉक लगाया गया था। लेकिन ऐसा नजर आया कि अनलॉक के अंदर लोग थोड़े लापरवाह हो गए। भले ही वो सैनिटाइजर की बात हो, मास्क की बात हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, लगभग पूरे देश में इन तीनों ही चीज़ों का नज़रअंदाज किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस संबोधन में विशेष तौर पर गरीबों के ऊपर ध्यान रखा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का और भी ज़्यादा विस्तार होगा और इसके तहत आने वाले नवंबर महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज भी दिया जाएगा और इस योजना के तहत 80 करोड़ परिवारों को हर महीने 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं दिया जाएगा और साथ ही साथ 1 किलो चना भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि पूरे भारत में एक ही राशन कार्ड अब वैलिड होगा। आपको अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग राशन कार्ड अगर आपके पास है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर राजस्थान का कोई व्यक्ति है, उसके पास राजस्थान का बना राशन कार्ड है, तो एक राशन कार्ड और एक भारत, इस योजना के तहत उस व्यक्ति का एक ही राशन कार्ड पूरे भारत वर्ष में लागू होगा और उस राशन कार्ड की वजह से वो पूरे भारत में कहीं पर भी राशन ले सकेगा। मुख्य बातों पर अगर गौर करें तो 3 मुख्य बातें यहां पर निकल के आ रही हैं। पहली, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, किसानों के बैंक खातों में 18,000 रुपये, माफ कीजिएगा 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए और नियमों का जो पालन नहीं कर रहे हैं, हालांकि सरकारी व्यवस्था के तहत कई लोगों को इसके तहत दंडित भी किया गया है, लेकिन 135 करोड़ लोगों का देश है। हर एक पर कानून का शिकंजा कसना भी हम कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब ऐसे लोगों को जो नियम नहीं मान रहे हैं या लापरवाह हो गए हैं, उन्हें समझने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। खैर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे विशेष संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। शेखर जी, जिस प्रकार से सुबह से ही कयास लग रहे थे कि प्रधानमंत्री भारत चाइना विवाद पर बोलेंगे, 59 एप्लीकेशंस जिन्हें बैन कर दिया गया है उस पर बोलेंगे, चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है इन एप्लीकेशंस को बैन करने की उस पर बोल सकते हैं, हमारे सैनिकों के ऊपर बोल सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला तो सिर्फ गरीबों के लिए और दूसरे लॉकडाउन में जो हम प्रवेश करने जा रहे हैं उसको लेकर कुछ ज़रूरी बातें बताई। लेकिन हाँ, उन्होंने देशवासियों को ये भी कहा कि जिस प्रकार से हम पहले सतर्क थे, हर प्रकार की ज़रूरी सावधानी बरत रहे थे, अब हम लापरवाह हो गए और इसे
हमें देखना होगा, खुद को देखना होगा, खुद को संभलना होगा। शेखर जी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री के आज के संबोधन को लेकर के जिस तरीके के कयास या अटकलें लग रही थी वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, न्यूज़ इंडिया ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो अनलॉक 2 जो कि 1 जुलाई से शुरू हो रहा है उसको लेकर के कुछ ना कुछ अपनी बात जरूर रखेंगे। और साथ ही जिस तरीके की स्थितियां इस समय देश में बनी हुई हैं, देखिए बहुत सारे लोगों ने रिकवर किया है, कोरोना के जो पेशेंट्स पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन ये भी बात सही है कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में जैसे जैसे कामकाज शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव निकले भी हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले से ज्यादा लापरवाही सामने आई है। लॉकडाउन के समय पे लोग अपने घर में थे, कोई कोरोना लेकर के अपने घर नहीं पहुंचा क्योंकि लोग सभी अपने घर में थे। जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, पिछले 1 महीने के अगर हम आंकड़े उठा करके देखें तो ये हमें समझ में आता है कि जिस तरीके से कोरोना पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है वो अपने आप में एक चिंताजनक बात है। और खास तौर से इसलिए क्योंकि आप लापरवाह हो गए हैं, आपने अपनी सुरक्षा को मद्देनजर नहीं रखा है। मैं लाइव पे हूं, टेलीविजन है, चेहरा दिखाना जरूरी होता है, ये सब बातें हैं, बावजूद इसके मैंने मास्क पहन रखा है, हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं। कारण उसका बिल्कुल साफ है कि अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे, अगर आप चीजों को लेकर के संवेदनशील नहीं होंगे, कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए अगर आप खुद सतर्क नहीं होंगे, तो कोई नरेंद्र मोदी, कोई योगी आदित्यनाथ, कोई अशोक गहलोत, कोई सचिन पायलट ये नहीं आएंगे हर समय आपको बचाने के लिए या फिर आपको याद दिलाने के लिए। ये हमें खुद याद रखना होगा, हमें खुद से सतर्कता बरतनी होगी। ये 100-125 करोड़ के हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही जैसे जैसे में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, एक चीज ये भी सामने आई कि जो प्रवासी मजदूर अपने घरों को आ गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अलग अलग प्रदेशों में अभी काम नहीं मिला है, जिनके सामने ये दिक्कत है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें। तो प्रधानमंत्री ने, शेखर जी माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक बात यहाँ पर याद आती है, जिस प्रकार से आपने प्रवासी मजदूरों का जिक्र किया, यहाँ पर एक बहुत मजेदार बात याद आती है। जब अनलॉक माफ कीजिएगा लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 की तरफ हम बढ़ रहे थे, तब प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे, वो भी मजबूरी में। हालांकि सरकारों की तरफ से सभी अगर हम बात करें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मिल मालिक हैं या ऐसी और भी जो फैक्ट्रीज हैं, उनको कहा गया था कि आपको अगर सरकारी सहायता चाहिए आप बताइए, सरकार आपकी सहायता करेगी, लेकिन आप इन मजदूरों को ये जहां पर हैं आप वहीं पर इनको रहने दीजिए, इनका ध्यान रखिए, इनसे किसी भी प्रकार का पैसों का तकाजा मत कीजिए। लेकिन उस समय किसी ने यह बात नहीं मानी और मजबूरन मजदूरों को घर वापसी के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसमें एक मजेदार किस्सा शेखर जी यहाँ पर यह याद आता है, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मुंबई की हम बात करें जो इस समय देश की कोरोना कैपिटल बनी हुई है, जहां देश के सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज इस समय मुंबई में है। मुंबई की एक बहुत बड़ी नामी कंपनी है, उसने मजदूरों को बिहार से, कोलकाता से वाया फ्लाइट बुलाया है, लगभग 20 से 30 मजदूरों को फ्लाइट से वापस बुलाया और अब उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। क्या कहेंगे शेखर जी इस पर? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके की एक देश ने अपने जो व्यवस्था है या जो परंपरा है उसको देखते हुए उम्मीद ये थी कि इस दुख तकलीफ के समय पे, इस महामारी के समय पे पूरा देश एक साथ खड़ा होगा, खड़ा हुआ भी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बातें उमंग आ जाती हैं जिसमें स्वार्थ भी झलकता है। जैसे लॉकडाउन 1 की जब प्रक्रिया हुई या जनता कर्फ्यू जिस दिन लगा था, उसी दिन हमने देखा कि बहुत सारे लोग राशन की दुकानों पर गए, जनरल स्टोर पर गए और बड़ा उन्होंने बहुत सारा सामान खरीद करके और अपने घरों में डंप कर लिया। तो ये चीज दिखाता है कि हम ही जिंदा रहेंगे क्या, बाकी पूरा देश या पूरी दुनिया कहां चली जाएगी। तो ये एक मानवीय स्वभाव है, लेकिन उससे ओवरकम किया है। बहुत सारे मजदूरों ने अपने गांव में, अपने इलाकों में अगर वो वापस लौट आए हैं तो वहां पर भी उन्होंने रोजगार शुरू किया है, वहां पर भी अपना काम धंधा जमाने की कोशिश की है। कुछ लोगों को मनरेगा के तहत काम मिला है, कुछ लोगों को लोकल जो एनजीओज हैं उनके मार्फत स्वयंसेवी संस्थाओं ने काम दिया है। अब जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो मिल मालिक हैं, वो अगर फ्लाइट के जरिए लेबर्स को वापस बुला रहे हैं, एक्सपर्ट्स को वापस बुला रहे हैं, तो हमें इस बात को समझना होगा कि एक मजदूर जो शायद कभी फ्लाइट मतलब एयरपोर्ट पर झांक करके भी हवाई जहाज को नहीं देखता होगा, ये उसकी सलाहियत है, ये उसकी काबिलियत है कि उसे हवाई जहाज के जरिए बुलाया जा रहा है, उसकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है।
तो ये लोगों को समझ में आया है कि हमें कैसे हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये बात ठीक है कि फैक्ट्री ओनर होता है, मालिक होता है, वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, हजारों करोड़ रुपए बड़े टर्नओवर पे काम करता है, लेकिन जिनकी वजह से करता है, जिनका पसीना लगता है, जिनका खून लगता है, उनकी अगर केयर वक्त पर नहीं होगी तो उसका खामियाजा क्या होता है। तो ये उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो इस संक्रमण काल में अपनी जिम्मेदारियों से या अपनी संवेदना थोड़ा पीछे हटते हुए दिखाई दे। खैर कोई बात नहीं है उसकी। हमें दिलचस्प चीज ये लग रही है उमंग, जो आज प्रधानमंत्री के संबोधन में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। और आप देखिए कि नवंबर तक केंद्र सरकार ने यह बंदोबस्त कर दिया है, पूरे देश को आश्वस्त किया है कि एक देश एक राशन कार्ड की योजना तो पूरी लागू ही हो चुकी है कि अब अगर कोई यूपी का है और राजस्थान में, या राजस्थान का है यूपी में है, तो उसके पास राशन कार्ड है तो उसको अनाज कहीं पर भी मिल सकता है। इस तरीके की व्यवस्था तो पहले ही लागू हो गई थी जी। अब नवंबर 30 नवंबर बिल्कुल शेखर जी, आपने सही कहा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के अंदर एक देश एक राशन कार्ड की बात कही, और साथ ही साथ नवंबर तक, जैसा आपने भी बताया, नवंबर तक उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज भी दिया जाएगा। लेकिन शेखर जी, ये तो रही प्रधानमंत्री के संबोधन की बात। गरीबों की उन्होंने बात करी, जो प्रवासी लोग हैं, जो अपने अपने घर वापस आए हैं, उनकी उन्होंने बात करी। लेकिन जैसा कि हमारे विपक्ष का काम है, अब विपक्ष पे थोड़ा आ जाते हैं शेखर जी। विपक्ष का काम है, और देख लीजिएगा अभी थोड़ी ही देर में तमाम विपक्षी नेताओं द्वारा वही सब पुरानी चीज़ें दोहराई जाएंगी कि प्रधानमंत्री ने महंगाई पे कुछ नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कुछ नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने भारत चीन विवाद पर कुछ नहीं बोला। ये तमाम बातें अब विपक्ष भी करने लग जाएगा। शेखर जी, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा आपने बताया कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और हमारे देश का जो विपक्ष है उसके पास मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि जिस तरीके से एक पॉजिटिव विपक्ष बना जा सकता है आइडिएशन के लेवल पर भी। हमारे आपके पास बहुत सारे ऐसे उपक्रम हैं, बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जिसपे विपक्ष काम कर सकता है जी। लेकिन हमने देखा कि इस संक्रमण काल में अपनी तरह से वो राजनीति चमकाने के अलावा और उसकी तरफ से कुछ नहीं किया गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज नहीं तो कल कोई दो राय नहीं है कि वो अपने एक $34 प्रति बैरल के दाम जरूर चल रहे हैं, और 26 रुपए अगर तेल की लागत आती है, अगर वो 1 लीटर तेल हम उसको कंज्यूम करने वाली स्थिति में लेकर के आते हैं, बाद में उसके जितना टैक्स एक्साइज है वगैरह वगैरह लगा करके वो 80-82 रुपए का आज बिक रहा है प्रति लीटर। हमें समझना होगा कि सरकार के पास भी रेवेन्यू जनरेशन का कोई अतिरिक्त ऐसा साधन नहीं है। आज इनकम नहीं हो रही है तो इनकम टैक्स भी उस तरीके से नहीं आएगा, बिक्री नहीं हो रही है तो सेल्स टैक्स भी उस तरीके से नहीं आएगा, जीएसटी, वैट, इन सब की भी जो लागत है वो नीचे ही जाएगी। वो अनुपात वो नहीं रहेगा जो पिछले साल रहा है इन्हीं दिनों में। इसी तरीके से जो अलग अलग सरकार के पास रेवेन्यू जुटाने के साधन संसाधन है उन पर भी ब्रेक लगा है। तो डीजल पेट्रोल चूंकि कंज्यूम हो रहा है लगातार, सरकार ने उस पर दाम बढ़ाए हैं, और वो जो रेवेन्यू आ रहा है, आप ये देखिए कि 30 नवंबर तक का जो खाका रखा है सरकार ने, ये गरीब मजदूरों को जो राशन दिया जाएगा, और अगर पिछला भी इसमें जोड़ दें तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी। तो ये पैसा कहां से आएगा? ऑब्वियस सी बात है कि पैसा, मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, तो ये बात कांग्रेस से बेहतर कौन जानेगा कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। ये अलग बात है कि वो अपनी तरह से एक कई नोट छाप ले, लेकिन इस सरकार में वो भी चीज नहीं होनी है क्योंकि नोटबंदी देख चुकी है इस सरकार में जनता। तो ये हमें समझना होगा कि सरकार अपनी तरह से रेवेन्यू जुटाएगी। और शेखर जी, एक सवाल यहाँ पर और उठता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की यहाँ पर बात हो रही है। तमाम विपक्ष की तरफ से पिछली सरकारों के आंकड़े दिए गए थे, उन्हें कंपेयर किया गया था इस बार की सरकार से, मोदी सरकार से, या फिर कह सकते हैं बीजेपी शासित सरकार से, कि पिछली सरकारों में, यानी कि जाहिर सी बात है कांग्रेस का जब शासन था देश पर, उनकी तरफ से यह आंकड़ा पेश किया गया था जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत महंगी थी, तब कांग्रेस शासन में भारत में तेल सस्ते दामों में दिया गया। और इस समय जब तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सस्ती है, तब भारत में वो तेल महंगे दामों पर दिया जा रहा है। हालांकि जो लोग इसको समझ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस प्रकार से
उठापटक होती है जो उसको समझ सकते हैं। और भारत के ऊपर अगर बाहर से हम महंगे में कोई चीज खरीद रहे हैं और हम अपने देश में उसको सस्ते में दे रहे हैं तो आर्थिक भार किस तरह से हमारे ऊपर बढ़ता है, उस बारे में अगर वो लोग समझ सकते हैं तो इस तरीके की फालतू की बहस में वो लोग नहीं उलझेंगे, जो समझदार लोग हैं। लेकिन एक तरीके से जनता को घुमाने के लिए आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर शेखर जी हम दोनों का मैं उदाहरण लूं, मैं अगर कोई चीज महंगी खरीद के ला रहा हूं और मैं आपको सस्ते में बेच रहा हूं तो जाहिर सी बात है जो अतिरिक्त जो भार है वो मैंने ही उठाया है, तो उस भार का क्या कीजिएगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भारत जो हमारे पुराने जो हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं उनको भी उतार रहा हो। क्या ये संभव नहीं है शेखर जी? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सच बात है कि अलग अलग तरीके से सरकार अपने स्तर पर फैसले लेती है। उसमें कर्ज उतारने से लेकर के नया कर्ज मिलने तक की जो गुंजाइशें होती हैं वो देखी जाती हैं। इसके साथ ही सरकार ये भी देखती है कि नए कर्ज ना चढ़ें या जो पुराने हैं उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है। ये सारी बातें आपकी ठीक हैं। सरकार ने बोझ कुछ कम किया भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी मोदी सरकार के रिजिम में ये चीजें हुई हैं। तो जो स्थितियां हैं वो किसी से छिपी नहीं है। सरकार को रेवेन्यू चाहिए और अगर वो टैक्स बढ़ाती है, तेल के दाम बढ़ते हैं तो उन चीजों का असर आम जनता पर पड़ेगा क्योंकि वो कंज्यूम कर रही है। और उसका पैसा कैसे सरकार खर्च कर रही है ये भी हमें मोटे तौर पर समझ में आता है। सरकार अपने खर्चों में काफी हद तक कटौती कर चुकी है। रही बात जो पुरानी सरकारों के आंकड़े हैं उसको जनता के सामने रखने की, तो जनता के सामने जब वो आंकड़े रखे जाएं तो ये भी बताया जाए कि उस समय देश और दुनिया की स्थिति किस तरीके की थी। क्या ये आज से 10 साल पहले भी कोरोना से लड़ रहे थे? क्या पूरी दुनिया में उस समय लॉकडाउन था? अगर आज हमारे देश में पिछले 90 दिनों में 100 दिनों में मैक्सिमम काम नहीं हुआ है, 70-80% दिन ऐसे निकल गए या साल का एक बड़ा हिस्सा ऐसा निकल गया है 50% जिसमें किसी तरीके का कोई काम नहीं हो पाया है, पूरी तरीके से लॉकडाउन रहा है, तो आखिर कहां से भरपाई होगी? इसका जवाब भी उनको देना चाहिए। और इसके अलावा उमंग होता क्या है कि आप सरकार पर सवाल उठा देते हैं। आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि इस लॉकडाउन आप 58 साल सरकार में रहे, आप बताइए ना कि 58 साल के अनुभव के आधार पर अर्थशास्त्री बुद्धिजीवी बैठे हैं, आज की जो कंडीशन है उसमें आप सरकार के सामने सुझाव रखिए ना। सरकार एक फार्मूला बनाती है, उसको इंप्लीमेंट करती है, उसमें कुछ 19-20 होता है, वो अपने फैसले को पलटती है। आप भी अपनी पैरेलल चीजें चलाइए ना। आज सोशल मीडिया है, आज टेलीविजन है, आज अखबार है, आप अपनी तरफ से उन चीजों को रखिए कि साहब हम अगर हमारा वित्त मंत्री होता तो हमारा ये प्लान होता, हम सरकार किस तरीके से रेवेन्यू जुटाती, इस तरीके एक पॉजिटिव तरीका यही हो सकता है, तरीके से कर ले जी। ये पॉजिटिव तरीका है। जनता उसको कंपेयर करेगी ना, जनता को वोट देना है, आप उसके सामने विकल्प तो रखिए। आप किस तरीके का विकल्प रख रहे हैं? केवल आलोचनात्मक विकल्प रखने से कुछ नहीं होगा जी। दूसरी चीज यह है कि आप चाइना से फंडिंग लेते हो, आप पाकिस्तान के अलग तरीके से अब तक आप सपोर्ट करते आए हो, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इस पर अगर आज आप सवाल उठाओगे मौजूदा सरकार पर, तो मौजूदा सरकार ने अपने कामों से दिलों में जगह बनाई है बहुत सारे देश के लोगों के बीच में। जो लोग उसको नहीं पसंद करते थे या जो मुखर विरोधी थे वो उसके साथ में आ गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके साथ में थे, वो किन्हीं कारणों से दूर चले गए हैं। लेकिन इस संक्रमण काल में जिस तरीके के इनिशिएटिव लिए हैं इस सरकार ने, उसकी तारीफ तो दुनिया के अलग अलग देश भी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने बताया कि ब्रिटेन की आबादी को ले लीजिए, यूरोपियन यूनियन की आबादी को ले लीजिए, जितनी आबादी है उससे कहीं ज्यादा लोगों को अब तक मुफ्त अनाज का वितरण हो, और आगे का भी रूपरेखा केंद्र सरकार की तरफ से सामने आज प्रधानमंत्री ने रख दी। ये बताने के लिए काफी है कि सरकार किस तरीके से चिंतित है, किस तरीके से अपने एक्शंस ले रही है, किस तरीके के इनिशिएटिव हैं सरकार के। और प्रधानमंत्री ऐसे समय पर अगर देश की जनता के साथ में खड़े हैं तो देश की जनता से उनकी क्या उम्मीदें हैं ये भी उन्होंने बताया है कि मास्क कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है। आपको अंगोछे का विकल्प दिया गया, आप मुंह ढक करके चलिए, आप दस्ताने पहनिए, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, आप हाथ बार बार धुलिए। तो ये सारी चीजें देखिए समय समय पर याद दिलानी पड़ती हैं। जनता जो होती है, प्रजा को अगर राजा का माफ कीजिएगा, अगर जैसे राजा होता है और राजा की प्रजा होती है, तो राजा को कई बार भगवान का अगर दर्जा दिया जाता है, तो उसी तरीके से जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति को आपने किसी जगह पर बिठाला है, अपने मैंडेट से बिठाला है,
तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी है कि वो जो गाइडलाइंस बना रहा है, वो जो चीजें तय कर रहा है, आप उसकी बात मानिए जी। यही होती है एक लीडरशिप, यही एक लेजेंडरी वर्किंग का तरीका है। और इसी तरीके से केवल हमारे देश में नहीं, अलग अलग देशों में जो महान नेता हुए हैं उन्होंने इस तरीके के काम किए हैं और आज भी कमोबेश उसी तरीके की चीजें लेकर के मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। और ये देश की जनता की जिम्मेदारी है कि जो गाइडलाइन सरकार बना रही है, जिस तरीके के बंदोबस्त कर रही है, उसके साथ में वो अपनी चीजों को आगे बढ़ाए। उमंग, बिल्कुल शेखर जी, आपने सही कहा कि जिस हिसाब से गाइडलाइंस का जो पालना की जा रही है और करवाई जा रही है, और जहां पर ये पालना हो रही है वहां पर तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोरोना के संक्रमण से थोड़ी राहत मिली है। लेकिन आज भी हमारे देश में कई हिस्से, कई शहर, कई गांव अब ऐसे हैं जो एक तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि लोग लापरवाह हो गए, या हम कह सकते हैं कि अब लोगों ने ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि हाँ ठीक है, चलो अब कोरोना हो गया है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि अब तो कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। क्या शेखर जी, आपको नहीं लगता कि लोगों ने बस प्रधानमंत्री की, हमारे मुख्यमंत्री की और तमाम हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की और सारी बातों को तो भुला दिया है, बस उन सबका एक वाक्य पकड़ लिया है कि अब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा? तो क्या आपको लगता है कि अब लोग अब कोरोना के साथ जीना सीख रहे हैं और इसीलिए लापरवाह हो गए हैं? अरे उमंग, ऐसा है कि देखिए, हम और आप हैं पत्रकार जी। जो शब्दों का खेल होता है उसको समझने की जरूरत होती है। और हिंदुस्तान की जो जनता है ना, उसको तो मुसीबत यह है कि जब तक पूरी बात को बिल्कुल बकिया उधेड़ करके ना समझाओ तब तक उसे समझ में नहीं आती है। जी। देखिए, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी लोग हैं, ये सब यही तो कह रहे हैं कि कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा। यही बात तो कही जा रही है ना। तो सवाल ये है कि आप लापरवाही करने के, अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप मर जाएंगे। तो कोई भी ये नहीं कह रहा है, वो ये कह रहे हैं कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कोरोना के साथ मर जाइए या मर जाना पड़ेगा, कोई ये नहीं कह रहा है। तो आप कोरोना से बचिए। तो ये है कि कोरोना से अपने आप को बचाइए, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको बचाइए। तो आप बचा लिया आपने अपना जीवन। इसके बाद अब आप बैठे रहेंगे, सरकार आपको अनाज देती रहेगी, ये भी नहीं होने वाला। आप भी काम पे जाएंगे, हम भी कुछ लिखेंगे, हम लोग भी चैट कर रहे हैं जी। तो जब आप निकलें तो उन चीजों का ख्याल रखें। अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप कोरोना के साथ जिएंगे नहीं, कोरोना की वजह से मर जाएंगे जी। इसलिए सरकार कह रही है कि लापरवाही मत करिए, कोरोना के साथ जीना सीखिए। ये है इस लाइन का मतलब। बिल्कुल शेखर जी, और कहीं ना कहीं अब हालांकि इस समय इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी जाते जाते एक आखिरी कंक्लूजन पॉइंट आपसे हम जानना चाहेंगे आज दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का। देखिए, आज के जो कंक्लूजन है वो इतना ही है कि जो देश का आखिरी आदमी है जी, जो प्रवासी मजदूर है, जो अपने गांव में पहुंचा है, उसको कुछ काम मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है, कुछ लोगों को मिलने वाला है। तो पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने उनके दिमाग से ये बात हटा दी है कि हम खाएंगे क्या। हम सरकार उनको अनाज देने जा रही है और एक देश एक राशन कार्ड वाली पद्धति लागू है, इसलिए पूरे देश के जो भी मजदूर हैं उनको खाना मिलेगा। एक दूसरा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि लापरवाही मत बरतिए। जुलाई और जून, अब देखिए आने वाले समय में बरसात का मौसम है, तो संक्रमण और बीमारियां, इन्फेक्शन ये सब वैसे भी फैलते हैं, लोकल बीमारियां काफी होती हैं। तो इसलिए अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। जितनी सावधानी आप बरतेंगे उतना ही आप कोरोना के साथ जीना सीखेंगे। जीना सीखने की बात हो रही है। यही आज का कंक्लूजन है कि बाल की खाल मत निकाली जाए, बकिया मत उधेड़ी जाए। कोरोना के साथ जीना सीखना है, मरना नहीं। जी बिल्कुल शेखर जी, आपने सही कहा। और कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने भी बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी गरीब परिवार है, जो प्रवासी हैं, जो हमारे देश का कृषक है, जिसने हमें इस कोरोना काल में भी मेहनत करके हमारे अनाज के भंडारों को भर दिया है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, उन्हीं भंडारों की मदद से अब हर एक गरीब परिवार तक, देश के अंतिम व्यक्ति तक राशन पहुंचेगा। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक देश एक राशन कार्ड की भी व्यवस्था की जाएगी। और किसानों के, जाहिर सी बात है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और उसी किसान के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा अभी तक हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि लापरवाही हमें अब बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला मौसम और भी ज्यादा संक्रमण को बढ़ा सकता है। शेखर जी, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज की प्रधानमंत्री के जो मन की बात है, जो उन्होंने देश के साथ अपना एक वार्ता का जो एक ब्रिज है वो बराबर बना के रखा हुआ है, और कोरोना काल में छठी बार उन्होंने अपना संबोधन देश के नाम दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने यही करी है कि कोरोना के इस दौर में हमें लापरवाही करना अब बंद करना पड़ेगा, वरना ये संक्रमण और तेजी से बढ़ सकता है। और न्यूज़ इंडिया चैनल के माध्यम से हम भी हमारे दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, और जितना ज्यादा आप इन तीनों चीजों को आप मानेंगे, उतनी ही देर तक आप कोरोना को अपने से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने गांव से, अपने शहर से, अपने राज्य से दूर रख सकेंगे। इसी संदेश के साथ न्यूज़ इंडिया में आज इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।